तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। जैसा कि दोस्तों आज फिर मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखा देगा, खास कर ये गर्ल्स के लिए होने वाला है, पर बॉयज़ भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं जो एमडी गायनेकोलॉजी में इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों बीएमएस के बाद अगर आप एमडी गायनेकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो आज का केस आपको बहुत कुछ सिखा देगा। तो ये केस आज से 10 दिन पीछे का है। एक लेडी पेशेंट सीधे कैजुअल्टी से आईसीयू में आई। आईसीयू में शिफ्ट होने के बाद उनका जो कंडीशन था बहुत ज़्यादा सीवियर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी था। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने के साथ बोथ लोअर लिम्ब पेडल एडिमा था, दोनों पैर में स्वेलिंग था, एब्डोमेन में टेंडरनेस था विथ स्वेलिंग था। पूरा हिस्ट्री लेने के बाद ये पता चला कि पेशेंट का एज ओनली 25 है, लेडी पेशेंट 25 ईयर ओल्ड, और पेशेंट LACS मतलब ऑलरेडी ऑपरेटेड है। उनका ट्विंस प्रेगनेंसी था, बच्चा डिलीवर हो चुका है। दोनों बच्चे 2-2 किलो के हैं और दोनों लड़की हैं, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है आईसीयू में। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे स्टार्ट होता है तब। अब आ जाता है बात इमरजेंसी का। तो जब उस पेशेंट का सर को फ़ोन किए, कंसल्टेंट जो है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनको फ़ोन किए। जब उस पेशेंट का इको कराए तो इको कराने के बाद उस पेशेंट का हार्ट का जो फंक्शन था एकदम करेक्ट था, हार्ट में कोई दिक्कत नहीं था। जो EF था, इजेक्शन फ्रैक्शन जो था 65% था, और वॉल्व और चैम्बर्स भी सही था। ये तो बात हो गया इको का, सर अपना काम करके चले गए। अब बात आता है गायनेकोलॉजी का। सबसे मेन जो ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे जो पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था वो मैंने जो स्टार्ट किया पूरा हिस्ट्री लेने के बाद, तो पता ये चला मुझे हिस्ट्री लेने के बाद, पूरा हिस्ट्री लेने के बाद ही आप समझ पाओगे कि क्या और कैसे और कब करना है। तो सबसे पहला चीज़ जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कैसे हुआ, तो बताया कि आज से 4 दिन पीछे पेशेंट को बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रहा था, और सोनोग्राफी का रिपोर्ट देखने के बाद ये पता चला कि बच्चेदानी में पानी का कमी था, और बहुत ज़्यादा ट्रायल हो चुका था 5 बार 7 बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रायल होने के बाद वहाँ के मितानिन लोग जब नहीं सके, जब केस बिगड़ने लगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले ब्लड प्रेशर को या तो प्री या तो पोस्ट पार्टम हाइपरटेंशन या प्री पार्टम हाइपरटेंशन, 2 कैटेगरी में रखते हैं। तो ये पोस्ट पार्टम हाइपरटेंशन था, क्योंकि प्रेगनेंसी होने वाला था उस समय ही पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और हल्का सा ब्लीडिंग हो गया, बट प्रेगनेंसी हुआ नहीं, डिलीवरी हुआ नहीं। उसके बाद उस पेशेंट को वहाँ गांव के हॉस्पिटल से मेन डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में लेके आए दूसरे दिन, और वहाँ पे लाने के बाद वहाँ पे जो गायनेकोलॉजिस्ट थे, जो सर्जन थे, उनका कहना ये था कि पेशेंट पोस्ट पार्टम हाइपरटेंशन में है। ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को या तो परवेजानल ब्लीडिंग हो सकता है, या तो ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है, क्लॉट हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में पेशेंट का डिलीवरी कराना बहुत ज़्यादा रिस्की था। फिर भी वहाँ के जो डॉक्टर्स थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, पेशेंट को ऑपरेट किए, LACS के लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करके एनेस्थीसिया देके बच्चे को सुरक्षित रूप से निकाल लिए। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, दोनों लड़की हैं, ट्विंस प्रेगनेंसी हैं, और वहीं वो NICU में 24 घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए रखे गए। उसके बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर था कंटिन्यू इंक्रीज़ होने के कारण पेशेंट को वहाँ से घर वाले लोग रिफ़र करके हमारे हॉस्पिटल में लेके आए। हमारे हॉस्पिटल में लेके आने के बाद जो कंडीशन था वो मैंने आपको बताया। पहला ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी सीवियर, दूसरा जो उनका एक्सरे था, ओल्ड एक्सरे था, उसमें लेफ़्ट साइड के लोअर जोन में पानी भरा हुआ था। पेट का हाल बहुत बुरा था, टेंडरनेस था, पूरा पेट फूला हुआ था, वॉवेल साउंड नहीं आ रहा था क्योंकि फ्लैटस 5 दिन से पास नहीं हुआ था। अब बात करते हैं लोअर लिम्ब का, पेडल एडिमा, दोनों पैर में पेडल एडिमा और सेलुलाइटिस था इसमें। मतलब जब आप ऐसे दबाओगे तो पूरा ये जो आपका थंब है पूरा डीप जा रहा था, मतलब 4th ग्रेड का स्वेलिंग था। तो इतना बुरा केस था कि ये समझ लो कि ऐसा लग रहा था कि कहीं ये केस बिगड़ ना जाए, कहीं ये पेशेंट चला ना जाए हाथ से। तो मैंने अपने सीनियर सर को फ़ोन किया जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, MDDM सर। वो आए, इको की, हार्ट के साइड से पूरा सिस्टम ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। क्योंकि हम लोगों को पहले ऐसा लग रहा था कहीं हार्ट में कुछ दिक्कत ना हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है इस टाइप का, ऐसा कुछ ना हो, हार्ट के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट ऐसा कुछ था नहीं, हार्ट के चैम्बर्स ठीक थे, हार्ट का फंक्शन सही आ रहा था, फिट हार्ट के साइड से प्रॉब्लम क्लियर हुआ, ECG क्लियर हुआ, थोड़ा सा उसमें ट्रैकिकार्डिया आ रहा था, बट वो सॉल्यूशन हो जाता।
अब बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट का। तो ऐसे केस में प्राइमरी ट्रीटमेंट आप क्या दोगे? फर्स्ट नंबर पे आप रखोगे डेरिफाइलिन को ब्रोंकियोडायलेटर से, क्योंकि सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा है। आईवी स्लो डेरिफाइलिन देना है। डेरिफाइलिन को फिर आरएल में एक एम्पुल डाल देना है, स्लो जाने देना है 6 घंटे में। उसके बाद ओजी से एक कॉमन एंटीबायोटिक है मोनोसेफ सेफ्ट्रेक्सोन, वो दे सकते हो आईवी स्टेट में। पेंटॉप ओंडम और ये सब चलने दो कॉमन। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर सब चीज़ चेक करने के बाद शुगर भी नॉर्मल था, बट ब्लड प्रेशर जो था 150/90 था, बढ़ा हुआ आ रहा था। पोस्टपार्टम हाइपरटेंशन था, बढ़ा हुआ आना ही था। तो मैंने जल्दी से पेशेंट का हाई रिस्क कंसेंट लिया कि मरीज का नाम ये है, मरीज का स्थिति गंभीर है। ऐसी स्थिति में मरीज को डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि मरीज को पोस्टपार्टम हाइपरटेंशन है। इन सभी बातों को जानने के बाद भी हम डॉक्टर साहब को मरीज़ का इलाज करने की सहमति प्रदान करते हैं। इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी, डॉक्टर साहब अस्पताल स्टाफ का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। ये फॉर्मेलिटी होता है, ये आपको भी करना पड़ेगा। ये तो हो गया कागज़ का बात। अब बात करते हैं पेशेंट के पास। पूरा असेसमेंट करने के बाद ये पता चला 4th ग्रेड पेडल एडिमा है। लंग्स चेक करने के बाद लेफ्ट लोअर जोन में क्रिप्टेशन का साउंड आ रहा था, क्रिप्ट का साउंड आ रहा था। पेपर को मोड़ोगे तो वैसा साउंड आता है। बबल साउंड आ ही नहीं रहा था। राइट साइड का लंग्स क्लियर था। एक्सरे कराने के बाद सेम प्रॉब्लम वही आया। लेफ्ट लोअर जोन में तो इन्फेक्शन था ही, अपर जोन में भी इन्फेक्शन था। तो जब कार्डियोलॉजी वाले सर से बात किए तो उनका कहना ये था अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो लासिक्स का इस्तेमाल मत करना। बट मुझे ये पहले से पता था लासिक्स लूप डायरेटिक है और लासिक्स का यूज करके ही हम इस पेशेंट को जल्दी से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड इन्वेस्टिगेशन आने के बाद उसका जो TLC काउंट था वो 17,800 था। हीमोग्लोबिन 8 ग्राम था। प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख था और क्रिएटिनिन था 2.1, यूरिया था 75 और SGOT और SGPT था। SGOT था 67, SGPT था 70। ये सब चीज़ इम्बैलेंस था। और लीवर का जो प्रोटीन होता है LFT में एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो 2.1 था। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग को इवैल्यूएशन करना था। तो सबसे नंबर 1 पे आता है ब्रीथिंग डिफिकल्टी, उसको साइड कर दिए। डेरिफाइलिन, पेंटॉप, हाइड्रोकॉर्टिसोन का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि स्टेरॉइड है। अगर आपको लंग्स में कुछ इन्फेक्शन है ऐसे पेशेंट्स को, आप तो बिल्कुल दे सकते हो। डेरिफाइलिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, पेंटॉप, ओंडम और सेफ्ट्रेक्सोन, ये तो आपको देना ही है। और एक एम्पुल RL में डाल के देना है स्लो। ये हो गया। पेशेंट को कैथेटराइजेशन कराना है और अपराइट पोजीशन में रखना है, उठा के रखना है ऐसे, और ऐसे सुला के नहीं रखना है, क्योंकि ब्रीथिंग डिफिकल्टी वैसे में बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लोअर साइड में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। पेशेंट के अटेंडर को पूरा सिचुएशन समझा दिए, पूरा एक्सप्लेन कर दिए। एक्सप्लेन करने के बाद उनको बाहर ही रुकने के लिए बोले। एक्सरे हुआ, एक्सरे देखने के बाद सर को सेंड किए। ECG भी सेंड किए। ECG में उतना चेंजेस नहीं था। सोनोग्राफी के रिपोर्ट में पुराना था, वो कुछ बहुत पुराना था, वो तो काम का ही नहीं था, उसको देखे ही नहीं। उसके बाद मैडम को कॉल की। मैडम का कहना ये था पेशेंट को RL और D5 दो, 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड ना हो। फ्लूइड ओवरलोड अगर हो गया तो पेशेंट सीवियर रेस्पिरेटरी एल्कोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी जा सकता है ऐसे कंडीशन में, क्योंकि अगर फ्लूइड ओवरलोड हुआ तो लंग्स में पानी ऑलरेडी है, एक साइड का लंग्स पूरा कोलैप्स हो जाएगा, तो एक साइड से क्या ही सांस लेंगे। तो उसके बाद कुछ नहीं, फर्स्ट RL और D5 देना है और पेशेंट को सेफ्ट्रेक्सोन की जगह पे मेरोपिनम में शिफ्ट किया। मेरोपिनम हाई एंटीबायोटिक है जो लंग्स के इन्फेक्शन और पेट के जो इन्फेक्शन था उसको कम करेगा। फिर उसी टाइम पे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लेफ़्ट साइड का जो सूचर लगा था, LSCS का जो आउटर सूचर रहता है, लास्ट का जो लेफ़्ट साइड का 2 सूचर था वहाँ से सौके जा रहा था, पानी लाल लाल पानी की जैसा आ रहा था। तो वो कॉल करके मैंने बताया और OT से स्टाफ आए और वहाँ पे फिर हम लोगों ने ड्रेन सेट किया। एक पाइप को कट करके 5 सेंटीमीटर के पाइप को वहाँ पे सूचर किया, जिससे कि वहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड जो एक्यूमुलेटेड हो रहा है वो बाहर आ जाए, अंदर ना रहे, जिस वजह से वहाँ पे कोई पस फॉर्मेशन ना हो और वहाँ पे पेशेंट सेप्टिक या सेप्टिसीमिया शॉक में ना चला जाए। तो बस उसके बाद क्या था, ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल ही रहा था। तो फिर मैंने सोच लिया कि इस पेशेंट को लोबेट और निकार्डिया, ये 2 मेडिसिन आप याद कर लो। गायनेकोलॉजी विभाग में आप MD कर लो, चाहे MS कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। लेडीज़ विभाग में लोबेट और निकार्डिया, ये 2 मेडिसिन, और पहला मेडिसिन जो है MgSO4। मैडम ने MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बोला। मैग्नीशियम सल्फेट पोस्टपार्टम हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को इसलिए दिया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले
ब्लीडिंग और फीड से पेशेंट को बचाया जा सके। मैग्नीशियम सल्फेट 1 एम्पुल में 2 ml होता है, 1 ml 50% होता है, 2 ml मतलब 1 ग्राम। 1 ग्राम को 1 घंटे में देना था, मतलब 12 एम्पुल 24 ml, D5 36 ml, 24 ml को 36 ml में मिक्स करके 60 ml का इन्फ्यूज़न बना के 5 ml पर आवर में स्टार्ट किया गया। 5 ml पर आवर में स्टार्ट करने के बाद फिर पेशेंट को 5 ml मतलब 1 घंटे में 1 ग्राम जा रहा था, 12 घंटे तक देना था। 12 घंटे होने के बाद फिर उसी इन्फ्यूज़न को रिपीट करना था, 12 एम्पुल को, 12 दूनी 24 एम्पुल जाना था 36 to 36 ml पे। बस इतना करने के बाद कंटिन्यू चला वो। पेशेंट का ब्लड प्रेशर ये कंटिन्यू चलने के बाद भी जब 24 घंटा बीत गया फिर भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। दूसरे दिन फिर मैंने पेशेंट को लोबेट और निकार्डिया जो देना था, लोबेट को दिलवाया, निकार्डिया को नहीं दिलवाया। निकार्डिया की जगह पे मैंने लासिक्स दिलवाया 20 mg, वो भी अल्टरनेट गैप में, 1 से 1.5 घंटे के गैप में। मतलब पूरे नाइट में जब मेरा ड्यूटी था 12 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 7 बजे, ऐसे करके 3 बार लासिक्स दिलवाया और पेशेंट का जो लोअर लिम्ब का जो एडिमा था वो कम हो गया, प्लस पेट का जो स्वेलिंग था वो भी कम हो गया। लंग्स के ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रहा था, वो भी कम हो गया। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रहा था। ये बहुत अच्छा अचीवमेंट था, क्योंकि लूप डायरेटिक होने के कारण अगर आप लोबेट और निकार्डिया का यूज करते तो वो भी बेशक ब्लड प्रेशर को कम करता, पर आप देखो कि पेशेंट के बॉडी में ऑलरेडी फ्लूइड ओवरलोड है, तो क्या चीज़ सही रहेगा। तो मुझे उस समय पे लासिक्स सही लगा और ये एक्सपीरियंस आप लोगों के भी काम आएगा पोस्टपार्टम हाइपरटेंशन में। तो आप लोग मैग्नीशियम सल्फेट के बाद, लोबेट निकार्डिया के बाद लासिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी वाले फील्ड का एक्सपीरियंस था जो मैंने गायनेकोलॉजी वाले फील्ड में यूज किया। और पेशेंट आज की डेट में पेशेंट जनरल वार्ड में शिफ्ट है, पेशेंट चल रही है, उठ रही है, बैठ रही है, बात कर रही है, खा रही है, लेटस पास है, बबल साउंड क्लियर है, पूरे पैर का स्वेलिंग 0 हो गया है, फुल हाइड्रेटेड है और पेशेंट का कंडीशन अच्छा है। ऐसे पेशेंट जब ठीक होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ और मैं भूल गया, पेशेंट को हमने हीमोग्लोबिन कम था, 8 ग्राम था, तो हीमोग्लोबिन के लिए हमने 2 यूनिट PRC पैक सेल्स लगवाया था फ्रेश, और 4 यूनिट FFP लगवाए थे, प्लाज्मा लगवाए थे। तो इतना लगने के बाद प्लस 2 लीटर से हाइड्रेट करने के बाद ओरली 2 दिन तक उस पेशेंट को NBM रखे थे, क्योंकि ऐसे कंडीशन में पेशेंट एस्पिरेट भी कर सकता है, पेशेंट को कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को ओरली कुछ नहीं देना, नील बाई माउथ कर देना 24 से 48 घंटे के लिए। तो बस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये था कि इस केस में जो पेशेंट का RFT था और LFT था पूरा डिस्टर्ब था, और हीमोग्लोबिन 8.1 था, TLC काउंट 17,800 था, जो कि 4,000 से लेके 10,000 के बीच में रहना चाहिए, नॉर्मल काउंट बहुत बड़ा हुआ था। क्रिएटिनिन लेवल जब लासिक्स कंटिन्यू दिया गया 1, 2 और 3 राउंड, तो आप बिलीव नहीं करोगे, क्रिएटिनिन 2.5 था, 1.1 नॉर्मल रेशियो होता है, क्रिएटिनिन 1.1 नॉर्मल आ गया। यूरिया बढ़ा हुआ था, यूरिया 35 आ गया, 75 था। SGPT बढ़ा हुआ था, SGOT 69 था, SGPT 70 था, दोनों नॉर्मल आ गया। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ था इस केस का, और इस ऐसे केस ICU में हमेशा हर दिन देखने के लिए मिलते हैं, और ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता रहूँगा। ऐसे ही एक्सपीरियंस आप लोगों को चाहिए मुझसे, ये मुझे पता चल गया है, और ऐसे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता रहूँगा। जो भी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी अपने कंसल्टेंट के साथ ऐसे एक्सपीरियंस का पूरा एक्सपीरियंस लीजिए, उनसे पूछिए, क्वेश्चन कीजिए कि हाँ सर ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं है, वैसा है, जो भी है, क्योंकि ये आपके लाइफ में हमेशा काम आएगा। चाहे आप नर्सिंग फील्ड से हो, चाहे आप BNYS हो, चाहे BDS हो, चाहे BHMS हो, चाहे BMS हो। तो बस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ। आप सभी को दिल से थैंक यू। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, जल्दी से फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और जल्दी से 10K कराइए। थैंक यू।